हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने यहाँ दे रखा है, अकाउंटिंग फर्निशेस डेटा ऑन, यानी कि जो अकाउंटिंग होता है वो फर्निश करता है डेटा किससे? इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर से, यानी या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, और ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए अकाउंटिंग की बात की जा रही है, और अकाउंटिंग किससे कंसर्न होती है? वो इनकम से, और जो मैनेजर की कॉस्ट वहाँ पे लग रही है उससे कंसर्न, यानी कि ओवरऑल अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट होता है जहाँ पर हमारी जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है वो काम कर रही हो। ये हमें फाइनेंशियल कंडीशन भी प्रोवाइड करती है, कंपनी की टैक्स लायबिलिटी जो होती है पर्टिकुलर ईयर में वो भी हमें बताती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, द लॉन्ग टर्म असेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेस अ वैल्यू इज नोन एज। अब हमें लॉन्ग टर्म असेट्स है जो जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म असेट्स का मतलब हमें लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट करेगी, ठीक है। और उस पजेस अ वैल्यू, अब उसकी वैल्यू पजेस की गई है, यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, लेकिन हम उस कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाती है? करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, या फिर इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं, करंट असेट्स वो होती है जो कि शॉर्ट टाइम की होती है, यानी कि 1 साल से कम टाइम पीरियड की। फिक्स असेट जो होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है फिक्स असेट्स की। इंटेंजिबल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे हाईलाइट अ पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा हमारा इंटेंजिबल असेट्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, द असेट्स दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 ईयर और लेस इज नोन एज। अब हमें बताना है ऐसी एसेट जो कि इजिली कन्वर्ट हो सकते हैं हमारी कैश में शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। अब ये शॉर्ट टाइम पीरियड क्या होगा? 1 साल या उससे भी कम। तो वो क्या कहलाते हैं? अभी मैंने आपको ऊपर ऑप्शंस में भी क्लियर किया था। यहाँ आप ऑप्शंस देखिए, करंट असेट्स दे रखा है, फिक्स असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स है, एंड इन्वेस्टमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, करंट असेट्स। क्योंकि फिक्स असेट जो होती है वो मोर देन 1 ईयर की होती है, ठीक है, और इसको हम इजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं बट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से बेसिक नॉलेज जज की जाती है, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर। अब ये कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क आपने पढ़ा होगा, अब आपको बताना है ये क्या है। करंट असेट्स है, फिक्स असेट है, इंटेंजिबल असेट्स है, या फिर इन्वेस्टमेंट है। देखिए फ्रेंड्स, कॉपी, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ये 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के होते हैं, और आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको ये बेनिफिट करते हैं, तो ये करंट असेट्स तो हो नहीं सकते। फिक्स असेट्स की बात की जा रही है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि फिक्स असेट्स की जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो नहीं चाहिए। आप कॉपीराइट को टच नहीं कर सकते, पेटेंट को टच नहीं कर सकते, ट्रेडमार्क को टच नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट ये हमारा है नहीं, इसलिए ये हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा इंटेंजिबल असेट्स है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक रहे, क्योंकि एक बार अगर आप कॉपीराइट करा देते हैं तो वो उस पर आपका ही अधिकार होगा, आप उसको जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई और इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। आप का जो पेटेंट चीज है उसको आप यूज कर सकते हैं, और आप उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, the debt which are to be repaid within a short period a year or less are referred to as। अब ऐसे डेट जो कि रिपेड हो जाते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर, जो कि हमारा 1 साल या उससे कम हो सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है? करंट लाइबिलिटीज, फिक्स लाइबिलिटीज, कंटेंजेंट लाइबिलिटीज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने अभी ऊपर पढ़ा था करंट के बारे में, तो लाइबिलिटीज से और असेट्स में आप इसको आपस में चेंज कर लीजिए। तो देखिए करंट लाइबिलिटी क्या है? 1 साल से कम वाली, ठीक है। करंट का मतलब होता है 1 साल से कम या 1 साल, फिक्स का मतलब होता है 1 साल से ज्यादा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट इज। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स फ्यूअर परचेजेस, या फिर नेट प्रॉफिट फ्यूअर एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में आप देखिए जब ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालते हैं तो वो कैसे निकल कर आता है, जब हमारी सेल्स एक्सेस में हो जाती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, तो हमें जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिलता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट आते हैं, नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन दी। अब नेट प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट किया जाता है किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चन। आपने अकाउंट्स बनाए हैं तो वहाँ पर आप प्रैक्टिकल पार्ट अगर करते हैं तो उसके थ्रू भी आपको ये पता होगा। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा एक्सेस अमाउंट होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट, और अगर हमारा कम अमाउंट होता है यानी कि हमारे डेट जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे लॉस हैं वो हमारे कम होते हैं, और हमारी जो इनकम है या फिर हम प्रॉफिट बोल सकते हैं वो हमारे ज़्यादा होते हैं, तो वो निकल कर आता है हमारा नेट प्रॉफिट। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, ट्रायल बैलेंस हमें दोनों का स्टेटमेंट देता है, ट्रेडिंग अकाउंट हमें जो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, in order to find out the value of the closing stock during the end of the financial year we, यानी कि अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर, तो हम उसको क्लोजिंग स्टॉक को किस तरह से ट्रीट करेंगे या शो करेंगे। डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग, डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम सेल्स, डिडक्ट ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर लुक इन द स्टॉक अकाउंट। अब यहाँ पर अगर हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू तो हम इसको स्टॉक टेकिंग से लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम इसको ना ही जो हमारा गुड्स सोल्ड है सेल्स के थ्रू हम वहाँ से डिडक्ट करके लेंगे, ना ही हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वहाँ से ओपनिंग स्टॉक को डिडक्ट करके लेंगे, और ना ही हम स्टॉक अकाउंट में देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स असेट्स। अब इसमें से कौन सी हमारे फिक्स असेट्स को इजीली या फिर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं या उनको डिस्क्राइब करते हैं। आर वॉट टू बी यूज्ड इन बिजनेस, यानी कि जिनको हम बिजनेस में लेकर आए हैं। आर एक्सपेंसेस आइटम्स ब्रॉट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस आइटम्स, या फिर आर आइटम्स विच नॉट बी वियर नॉट क्विकली, जिनको हम क्विकली वेयर नहीं कर सकते, या फिर आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल, यानी कि लॉन्ग लाइफ के लिए हैं और जिनको स्पेसिफिकली रीसेल के लिए परचेस नहीं करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, तो देखिए फ्रेंड्स फिक्स असेट्स की बात है, यानी कि जो हमें लॉन्ग टर्म प्रोवाइड कर रही है बेनिफिट। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं फिक्स असेट्स में क्या आता है वो आप माइंड में रखिए। देखिए प्लांट एंड मशीनरी आ गई, फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग आ गई, ये आप रीसेल पर्पज से नहीं लेते, और इसका जो बेनिफिट होता है आपको लॉन्ग टाइम तक मिलता है। ठीक है, आप जब भी लेते हैं तो आप ये सोच के नहीं लेते कि हमें इसको बेचना है किसी और को इसलिए हम परचेस कर रहे हैं, या फिर थोड़े टाइम यूज़ करेंगे फिर हम इसको सेल कर देंगे। इस तरह का कोई भी पर्पस आपके माइंड में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई एक्सपेंसिव आइटम नहीं होता है, ये कोई यूज़ के पर्पज से नहीं लेते, या ना ही इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट बैठेगा। एक्सप्लेन बेस्ट हमारा ऑप्शन 4 सही है, क्योंकि ये हम लॉन्ग लाइफ के लिए लेते हैं, ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए लॉन्ग टर्म में, और इसको हम रीसेल के पर्पज से कभी नहीं लेते। वो बात अलग है कि अगर हम कभी भी अपने बिजनेस को क्लोज करते हैं तब हम जो भी असेट्स हमारे पास बचती है हम उसको रीसेल करें, लेकिन हमारा प्राइमरी पर्पस ये नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इनटू अ सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज टू। अब जो प्लेसिंग कमोडिटीज हैं सेलेबल कंडीशंस में वो चार्ज की जाती हैं किसके थ्रू, ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल अकाउंट, बैलेंस शीट, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटी इनटू सेलेबल कंडीशंस की बात की जा रही है। तो ये हम जब भी कोई भी कमोडिटी सेलेबल कंडीशंस के थ्रू चार्ज करते हैं तो यहाँ पर हम ये किसके थ्रू करते हैं, ये करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने जब भी कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो वहाँ पर आप सेल्स करते हैं और वहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
पर्सनल अकाउंट आर सीन इन दी। अब जो सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट है वो कहाँ दिखाए जाते हैं? सेल्स लेजर में, नॉमिनल लेजर में, परचेस लेजर में या फिर जनरल लेजर में? तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है सप्लायर्स पर्सनल की, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परचेस लेजर में ये हमें दिखाए जाते हैं, क्योंकि इनका जो कनेक्शन हम बोल सकते हैं या ये रिलेटेड होते हैं हमारे परचेस से, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, if you want to ensure that your money will be secured if checks sent are vested in the post, you should। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मनी है वो आपकी सिक्योर्ड रहे और आप चेक सेंड करना चाहते हैं पोस्ट के थ्रू, तो आप क्या करेंगे? ऑलवेज पे बाय कैश, पे के हमेशा इसको कैश के थ्रू पे करेंगे। तो फ्रेंड चेक की बात की जा रही है तो पे की तो बात हो नहीं सकती, इसलिए ऑप्शन ए तो बिल्कुल कट गया। नेक्स्ट आता है क्रॉस योर चेक्स अकाउंट पे ओनली नॉट नेगोशिएबल, लिखेंगे ऑलवेज गेट द मनी इन पर्सन, आप हमेशा उस पर्सन को मनी देंगे, या फिर नॉट यूज द पोस्टल सर्विस इन फ्यूचर, या फिर आप फ्यूचर में कोई पोस्टल सर्विस नहीं यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो करेक्ट इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आप अपने चेक को क्रॉस चेक करेंगे। आपने देखा होगा, आपने क्रॉस चेक के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि ये हमारा चेक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लाइन करते हैं जिसको क्रॉस चेक बोला जाता है, और यहाँ पर अंदर हम लिखते हैं अकाउंट पे ओनली, ठीक है। और अगर आप पर्टिकुलर बैंक में देना चाहते हैं तो आप उस बैंक का नाम भी लिख देते हैं। इससे क्या होता है, इसका पेमेंट विंडो पर ना होकर उस पर्सन के अकाउंट में होता है, जिससे क्या होता है हम यहाँ पे सिक्योर्ड कर देते हैं अपना चेक, जिससे ये किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर कोई पर्सन आपके चेक को मिसयूज ना कर पाए, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा क्रॉस चेक, तो यहाँ पर ये एक बेस्ट वे होता है जिसके थ्रू आप अपने जो मनी है चेक की उसको सिक्योर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आप थर्ड ऑप्शन कट जाता है एंड फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे कट जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये मत समझिएगा कि बहुत सिंपल है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सिर्फ ये जज करने के लिए कि आपने हाई चीज़ तो पढ़ ली है लेकिन क्या आपको बेसिक नॉलेज भी है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसलिए आपको हर तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर चाहे वो बेसिक नॉलेज से रिलेटेड हो, हाई लेवल नॉलेज से रिलेटेड हो, आपको सभी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंट्स रिसीप्ट्स आर। अब जो डिस्काउंट रिसीप्ट्स हैं वो किसके थ्रू होते हैं? डिडक्टेड बाय अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स, या फिर हम अकाउंट से पे कर रहे हैं। डिडक्ट व्हेन वी रिसीव कैश, जब हम कैश से रिसीव करते हैं। गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे डिस्काउंट की बात की जा रही है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जब हम अपने अकाउंट के थ्रू पे करते हैं तब हमें ये डिडक्ट करते हैं हम इसको डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्स इनवॉइसेस आर फर्स्ट एंटर्ड इन। अब जो सेल्स इनवॉइसेस हैं फर्स्टली कहाँ एंटर किए जाते हैं? कैश बुक में, परचेस जर्नल, सेल्स जर्नल, या फिर सेल्स अकाउंट में? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्स इनवॉइसेस फर्स्टली एंटर किए जाते हैं सेल्स जर्नल में। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटर्ड इन द परचेस जर्नल आर डिस्काउंट्स रिसीव्ड, परचेज इनवॉइस, पेमेंट टू सप्लायर्स, या फिर ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि अब जो परचेज जर्नल हैं वो एंटर्ड किए जाते हैं किस में? तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परचेज जर्नल की बात की जा रही है। इसमें एंटर होंगे परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस की बात है तो सेल्स जर्नल में जाएंगे, ठीक है, आपको ये याद रखना है। यानी कि जिससे भी कंसर्न होंगे वो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट है एट द बैलेंस शीट डेट द बैलेंस ऑन द एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज। यानी कि बैलेंस शीट डेट आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी एक्यूमुलेटेड प्रोविजन बचता है हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हम उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रांसफर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर टू असेट्स अकाउंट, असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। या फिर थर्ड है यहाँ पे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। या फिर सिंपली हम इसको डिडक्ट कर देते हैं जो भी हमारे एसेट्स है उसमें से बैलेंस शीट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी आपको ट्रीटमेंट पता होगा, जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो आपको क्या करते हैं, जो भी आपका जो डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन एक्यूमुलेटेड प्रोविजन बचता है
आप उसको क्या करते हैं, जो जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो जो भी कंसर्न चीज़ होती है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है, कंसर्न आइटम जो होता है वहाँ से आप उसकी डेप्रिसिएशन को सिंपली डिडक्ट करके शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी टेक गुड्स फ्रॉम ओन यूज़ वी शुड, अगर हम अपने पर्पस से यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे। आपको पता है जब कोई भी गुड्स अपने खुद के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि बिजनेस से निकालते हैं, ठीक है, सेंस इसका वही है कि आप बिजनेस से उस गुड्स को निकाल रहे हैं, तो आप वहाँ पे आपने देखा होगा जब हम अपने बिजनेस से अपने ओन पर्पस के लिए किसी भी गुड्स को लेते हैं तो वो क्या किस नाम से आता है, वो ड्राइंग बन जाती है, ठीक है। तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ऑप्शंस है डेबिट करेंगे ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट परचेस अकाउंट, डेबिट ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, डेबिट सेल्स अकाउंट, क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, या फिर डेबिट परचेस अकाउंट और क्रेडिट सेल ड्राइंग्स अकाउंट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की जा रही है ड्राइंग की। आपने एंट्री की होंगी जब भी आप इस तरह की चीज़ करते हैं तो आप ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं और परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं, क्योंकि अभी आपकी लायबिलिटी है, आपको इसको पे ऑफ करना है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट परचेज अकाउंट, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन अ पिटी कैश बुक इज कैप्ड देयर विल बी, जब हम पिटी कैश बुक रखते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है। नो एंट्रीज मेड एट ऑल इन द जर्नल लेजर फॉर आइटम्स पेड बाय पिटी कैश बुक, यानी कोई भी एंट्री नहीं होती जो भी आइटम्स पे किए गए हैं पिटी कैश बुक के थ्रू। द सेम नंबर ऑफ एंट्रीज इन द जर्नल लेजर में भी ट्रीटमेंट होगा, फ्यूअर एंट्रीज मेड इन जर्नल लेजर या फिर मोर एंट्रीज मेड इन जर्नल लेजर। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको मुझे देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, इफ अ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री, जब ट्रायल बैलेंस का टोटल एग्री नहीं करता है तो डिफरेंस को हम किस तरह से शो करते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर, नॉमिनल अकाउंट में शो करते हैं, कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं, या फिर सस्पेंस अकाउंट में शो करते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा हो जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें कई बार चेक करने के बाद भी आपको लगता है कि आपने सभी तरह की एंट्री कर दी है लेकिन फिर भी बैलेंस वहाँ पे मैच नहीं होता है, तो आप कौन सा अकाउंट क्रिएट करके उनके आंसर जो भी बैलेंस है उनको मैच करते हैं। वहाँ पर हम जब भी हम जो हमारी दोनों साइड होती हैं डेबिट एंड क्रेडिट साइड, वहाँ पर अगर हमारा मैच नहीं होता है तो हम वहाँ पे जो रिमेनिंग बैलेंस होता है उसको सस्पेंस अकाउंट्स के नाम से शो करके उन दोनों के आंसर को मैच कर देते हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, if it is required to maintain fixed capitals then the partner share of profit must be, अगर हमें जरूरी है कि हम फिक्स कैपिटल्स को मेंटेन करके रखें तो पार्टनर शेयर्स जो होगा प्रॉफिट का जो पार्टनर शेयर्स होंगे वो क्या होंगे। क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू, डेबिट कैपिटल अकाउंट्स में, या फिर डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, या फिर क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फ्रेंड्स फिक्स एसेट्स की बात की जा रही है और प्रॉफिट का जो शेयर होगा पार्टनर्स का वो किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, तो ये हम करेंगे क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के थ्रू। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स विच इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जहाँ पर हम मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन की बात की जा रही है जो कि हमारे मॉनेटरी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। सोशल सर्विस मनी से रिलेटेड नहीं होता है, प्रोफेशनल हमारा मनी से रिलेटेड होता है, और ट्रेडिंग इन गुड्स भी हमारा मनी से रिलेटेड होता है। इसलिए यहाँ पे नॉट देखिए नॉट गिवन है, सोशल सर्विस इकोनॉमिक नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑप्शन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। अब इसमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या फिर वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस। अब यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी देखनी है तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, बिजनेस एक्टिविटी में हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करते हैं और एक्सचेंज ऑफ गुड्स की भी बात करते हैं। जबकि हम प्रोडक्शन बिजनेस के अंदर
वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस बिजनेस के टर्म्स में बात नहीं करते, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? प्रोडक्शन, एक्सचेंज और सेल, रिस्क एलिमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक में प्रोडक्शन आता है, क्योंकि बिना प्रोडक्शन के कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती। सेल और एक्सचेंज भी जरूर होगा उसमें, चाहे हम सर्विस सेक्टर की बात करें या फिर हम ट्रेडिंग सेक्टर की। अब रिस्क एलिमेंट, हम कभी भी कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्क एलिमेंट जरूर होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ये सारी ही एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक हमारी बिजनेस से कंसर्न है। नेक्स्ट है, ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल आर क्लासिफाइड अंडर विच इंडस्ट्रीज। अब ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल्स जो है वो किसके अंदर क्लासिफाइड की गई हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी, टर्टियरी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे ऑयल की बात करें, ऑयल रिफाइनरी की या फिर शुगर मिल की, तो ये हमारी देखिए फ्रेंड्स हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर कवर की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड। अब इसमें से हमें ये देखना है कि जो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कि हमारे ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती हैं। बैंकिंग, वेयरहाउस, इंश्योरेंस या फिर माइनिंग। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो हमारी सपोर्ट ट्रेड है, जो ट्रेड को सपोर्ट करती है एक्टिविटी, उसमें बैंकिंग, वेयरहाउस, इंश्योरेंस, इस तरह की चीज़ें आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन आता है, जो कि हमारी हेल्प करती हैं ट्रेड में, इसलिए यहाँ पे माइनिंग नहीं होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑक्यूपेशन पीपल गेट सैलरी और वेजेस इन रिटर्न फॉर देयर वर्क। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें सैलरी और वेजेस दी जाती है किसी भी पर्सन को? ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, बिजनेस कहा गया है उसके लिए, प्रोफेशनल या नन ऑफ द अबव। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज होगा जब हम वहाँ उसे सैलरी और वेजेस देते हैं? तो फ्रेंड यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में ही हम उसको सैलरी और वेजेस देते हैं, जहाँ पे दो रिलेशन बनते हैं, दो पार्टी होती हैं और उनके बीच जो रिलेशन होता है वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का होता है। ठीक है, दो पार्टी होती हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। नेक्स्ट है, विच आइटम डज नॉट कॉज एनी बिजनेस रिस्क। अब इसमें बताना है इसमें से कौन सा आइटम हमारा बिजनेस रिस्क का कॉज नहीं है। ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, एफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट या फिर चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बिजनेस रिस्क की बात करें तो चलिए इसका आंसर मैं आपको नहीं बताती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वैसे आप इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस जो इसका कारण नहीं है वो बिल्कुल ही अलग है, आप इजीली बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चेक करूँगी कि आपने में से कितने लोगों ने वो सही आंसर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है, इन विच बिजनेस द सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ आर कैटेगराइज्ड। अब इनमें से इन विच बिजनेस, किस बिजनेस में जो सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ है वो कैटेगराइज की गई हैं? कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी या फिर टर्टियरी। तो सपोर्ट सर्विस को कहाँ पे इंक्लूड किया गया है हमें ये देखना है। तो फ्रेंड्स कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज सपोर्ट इंडस्ट्रीज इंक्लूड नहीं करती, प्राइमरी में भी नहीं आते हैं और वो सेकेंडरी का भी पार्ट नहीं होते। जो सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी टर्टियरी का पार्ट होती हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन बिजनेस वाई इट इज़ एसेंशियल टू मेक अ प्रॉफिट। अब बिजनेस में प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट बनाना इतना एसेंशियल या फिर ज़रूरी क्यों है? इट प्रोवाइड्स अ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, यानी कि ये हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है रिटर्न इन्वेस्टर्स को। इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन, फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए फंड प्रोवाइड करता है। इट इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड्स सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं। ये इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने में हेल्प करता है, फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए फंड प्रोवाइड करता है, प्रॉफिट, और अगर कंपनी की प्रॉफिट अच्छा होगा तो कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी होगी मार्केट में, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें बताना है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरो दैन बिजनेस, कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड्स एंड auxiliaries to trade,
Foreign trade is purchase and sale by the traders of the same country. Traders serve as a link between producers and consumers. तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं जो कि परचेस करेगा और सेल कर देगा उन ट्रेडर्स को जो कि उसके सेम कंट्री के हैं, जबकि फॉरेन ट्रेड में सेम कंट्री में कभी डीलिंग नहीं की जाती, वो अदर कंट्री के साथ होगी डीलिंग, तभी हम उसको फॉरेन ट्रेड कहेंगे। अगर इनलाइन ट्रेड कहा जाएगा अगर वो उसी कंट्री से खरीद के उसी कंट्री के लोगों को सेल कर रहा है, तो वो इनलाइन ट्रेड होता है। फॉरेन ट्रेड होता है आपने एक पर्टिकुलर कंट्री से खरीदा और दूसरी पर्टिकुलर कंट्री को सेंड किया, ठीक है, या सेल किया। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन। अब इसमें से कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है? प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग या कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स आपको मैनेजमेंट फंक्शन पहले पता होने चाहिए कितने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये होता है हमारा पोस्ट कॉर्प, यानी कि प्लानिंग, देखिए ये रहा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सीओ का मतलब यहाँ पे होता है कंट्रोलिंग, ठीक है। फिर आता है हमारा, कई लोग सीओ को कंट्रोलिंग के साथ साथ कोऑर्डिनेटिंग भी बोल देते हैं, समझते हैं, तो आप इसमें से कोई भी मान सकते हैं। वैसे कंट्रोलिंग यहाँ पे होगा मेन, ठीक है। आर से क्या होता है यहाँ पर? आर से यहाँ पर होगा हमारा रिपोर्टिंग, बी से होगा यहाँ पे बजटिंग, इसलिए यहाँ पे कोऑपरेटिंग नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है, ठीक है। ये मैनेजमेंट फंक्शन कोऑपरेटिंग नहीं है, पोस्ट कॉर्प होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिसी फॉर्मुलेशन कम्स अंडर विच रोल। अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमारे किस रोल के अंदर आती है? टॉप लेवल मैनेजर्स का काम है ये, मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम है, या फिर सभी का काम है, यानी ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स जो पॉलिसी होती है उसको फॉर्मुलेशन करने का काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज। अब मैनेजमेंट किस तरह से डिफाइन किया जाता है? ये एक आर्ट है, साइंस है, बोथ आर्ट एंड साइंस, या नॉन ऑफ द अबव। आपने ये क्वेश्चन बहुत पढ़ा होगा, मेनली पूछा जाता है एग्जाम, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक तरह से वो आपको एक बोनस मार्क देते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन है, आप इजीली टिक लगा सकते हैं। मैनेजमेंट जो है वो हमारा आर्ट भी है, साइंस भी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड आइटम डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। और इसमें से नीचे में आइटम्स गिवन है, वो हमारे स्केलर चेन में कौन सा मेंशन नहीं है? फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें स्केलर चेन की, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या है? ऑप्शन है रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिस्पर्जल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, क्रिएटिंग डिवीजन एज अ प्रॉफिट सेंटर, या फिर ओपनिंग द न्यू सेंटर ऑफ ब्रांचेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। देखिए सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक हेड होगा, ठीक है, और जितने भी उसकी ब्रांचेस होंगी वो सारी चीज़ जो भी वर्क करेंगी ये ब्रांचेस, वो उसकी रिपोर्टिंग किसको देंगी? इस हेड डिपार्टमेंट को। ये होता है सेंट्रलाइजेशन। पूरी अथॉरिटी सेंट्रल के पास होगी, इस सेंटर के पास या हेड ऑफिस के पास। डिसेंट्रलाइजेशन इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो भी ब्रांचेस होंगी इन लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है हेड के द्वारा, ये लोग अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। कुछ डिसीजंस होते हैं, जबकि सेंट्रलाइजेशन में सारे डिसीजंस हेड लेता है। तो आप देखिए यहाँ पर बात की जा रही है डिस्पर्जल ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिंग डिवीजन एज अ प्रॉफिट सेंटर, ओपनिंग द न्यू सेंटर ऑफ ब्रांचेज, या फिर रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा रिटेंशन करना डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को, यानी कि अपने पास ही रखना डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, वो किसी को नहीं देना। सारे डिसीजन कौन लेगा? ये हेड लेगा। ये हमारा कहलाता है सेंट्रलाइजेशन और ये कहलाता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है
टू हैव एन इफेक्टिव डेलीगेशन इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे इफेक्टिव डेलीगेशन इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद, उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी रखना कितना इफेक्टिव होगा, उसको हम अथॉरिटी, मैन पावर, इंसेंटिव, प्रमोशन किसके अंदर काउंट करते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम डेलीगेशन इफेक्टिव डेलीगेशन रखना हो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, तो उसको बोला जाता है अथॉरिटी, यानी कि आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ एक पावर दे दी है, ठीक है। तो उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है अथॉरिटी। अब उसके पास अथॉरिटी है, वो कौन सी चीज़ किस तरह से करेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उसको दे दी है, ठीक है, कुछ पावर्स के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन इसके लिए होगा बेस्ट, अथॉरिटी। नेक्स्ट है grouping of activities on the basis product lines is a part of। अब grouping of activities देखनी है on the basis product line is a part। ऑप्शंस हैं डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन की बात की जा रही है, तो इसको कहते हैं डिविजनल, यानी कि डिवीजन कर देना, ग्रुप कर दिए आपने प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ टास्क ऑफ। जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो एक टास्क है टॉप में लेवल मैनेजर्स का, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट या फिर ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मेशन की बात की है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि हमारा टॉप लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इसमें से कौन सा एलिमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। डिकोडिंग, कम्युनिकेशन, चैनल और रिसीवर। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे डिकोडिंग, चैनल, रिसीवर के अलावा कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। इसकी जगह अगर मैसेज होता तो हम इसको बोल सकते थे कि इसका पार्ट है, ठीक है। नेम द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स। हमें यहाँ पे नाम बताना है प्रोसेस का जो कि कन्वर्ट करता है एक मैसेज को कम्युनिकेशन सिंबल्स में। मीडिया, एनकोडिंग, फीडबैक, डिकोडिंग, वो क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो सिंबल क्या कहा जाएगा। उस सिंबल को हम बोलते हैं एनकोड करना, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं क्वेश्चंस, तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।